नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अपनी केवीएस की जर्नी के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को पता हो कि मेरा डीएसएसबी में भी ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था और मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे एंड केवीएस के भी रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू सभी को सिलेक्ट करके मैंने केवीएस के पीजीटी में भी सिलेक्शन लिया था। अब ये जर्नी मेरी कैसी रही थी इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप भी वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और अपनी केवीएस की जर्नी को सक्सेस तक ले जा सकते हैं, दैट मीन्स सिलेक्शन तक ले जा सकते हैं। तो मेरी क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी मैंने, या मैंने इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर किया था, या किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया इस पूरी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी केवीएस की जर्नी जो है पूरी एक रोलर कोस्टर से भरी हुई थी। क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास DSSB का भी ऑप्शन था और केवीएस का भी ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन केवीएस के अंदर सिलेक्ट होने के बावजूद भी मैंने DSSB में फाइनली सिलेक्शन ले लिया था, मतलब ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन मैंने इसमें नहीं किया था, बट मेरी जो पूरी जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही थी और मेरा पहले से ही जो सपना था वो केवीएस में ज्वाइन करने का था। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी केवीएस की जर्नी में। तो ये बात है कि जब मैंने DSSB में सिलेक्शन लिया था या उससे मैं ज्वाइनिंग की थी DSSB में, उससे पहले मेरे केवीएस का फॉर्म फिल किया था और केवीएस के फॉर्म फिल करने के बाद मैंने उसका रिटन एग्जाम दिया, जो कि मेरे काफ़ी अच्छी मार्क्स आए थे रिटन एग्जाम में। देन मैं फाइनली अपने इंटरव्यू के लिए भी गया था और इंटरव्यू मेरा मुंबई के अंदर हुआ था और फिर फाइनली मेरे को जो ज्वाइनिंग मिली थी वो ज्वाइनिंग मेरे को उत्तराखंड का एक रानीखेत है, आपने सुना होगा, अल्मोड़ा के पास रानीखेत एक जगह है जो कि देहरादून रीजन के अंदर आती है केवीएस के, वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। बट मैंने DSSB को फाइनली ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरा केवीएस में पीजीटी इंग्लिश के लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर DSSB मेरे को दूर ना जाने की वजह से ज्वाइन करना पड़ा और उसमें मैंने PRT के तौर पर ज्वाइन किया था। मेरी केवीएस की जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर से भरी हुई रही थी क्योंकि मेरा केवीएस में ही सपना था कि मैं केवीएस को ही ज्वाइन करूं, क्योंकि केवीएस से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मैंने उसका जो एजुकेशन को लेकर के पर्सपेक्टिव देखा या उसकी जो सोच है, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन को लेकर के, वो मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। और मैंने सबसे पहले फॉर्म भी केवीएस का ही फिल किया था, DSSB का तो मैंने बाद में फॉर्म फिल किया। और जब मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेरे को सब कुछ चीज़ें मेरे सामने तैयार है, बस मुझे ज्वाइन करने के लिए जाना है। लेकिन उसी समय पर मैंने DSSB को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया मैंने DSSB को ज्वाइनिंग का डिसीजन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं केवीएस ज्वाइन कर लेता हूं तो शायद दिल्ली के आसपास आने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, जिस वजह से मैंने अपने सपने को पूरा करने की बजाय मैंने DSSB में PRT की पोस्ट पर ज्वाइन करना ज़्यादा उचित समझा, जिसमें मैंने सक्सेसफुली अपनी फिर ज्वाइनिंग लेकर के अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी प्रिपरेशन में ना, मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने केवीएस की प्रिपरेशन, रिटन एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2.5-3 महीने ही प्रिपरेशन की थी रिटन एग्जाम की, और 2.5-3 महीने के अंदर ही मेरा रिटन में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, जिसके लिए मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ गई थी फाइनली। जी हाँ, आप लोग भी 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर केवीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। मैं मानता हूं कि तब से लेकर के अब तक जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है और अभी राइट नाउ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारी चीज़ें ऑलरेडी केवीएस पूछ चुका है, तो अब एडवांस चीज़ें चल रही हैं। तो ये नहीं कहता कि मैं 2-3 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये भी बात सच है कि 2-3 महीने में अगर आप चाहें सीरियसनेस के लेवल को, तो साल भर की तैयारी भी कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत सीरियसनेस के साथ 8 से 10 घंटे में अपनी प्रिपरेशन को देता था और उस प्रिपरेशन में मैं प्रैक्टिस को भी समय देता था, लर्निंग वाली चीज़ों को भी समय देता था, और जो मुझे सीखनी है, ठीक है, उन पे भी जोर देता था। तो मेरा पूरा कुल मिलाकर के 8 से 10 घंटे का पूरा प्रॉपर शेड्यूल था। मैं शेड्यूल भी बताने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेता हूं। तो मैंने अपनी लैंग्वेज के लिए, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए जो बुक्स ली थी, वो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी बुक खरीदना मुझे लगता है कि उचित होगा। लेकिन मैंने फाइनली क्या करा था, मेरा एक फ्रेंड था जो कि केवीएस की कोचिंग ले रहा था, पंजाबी बाग में कोचिंग लेता था वो, और उसके पास है ना हिंदी एंड इंग्लिश के काफ़ी अच्छे नोट्स थे। हिंदी इंग्लिश ग्रामर है ना, उसमें प्रॉपर मैनर में उसमें सिखा रखी थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि उस इंस्टीट्यूट का, लेकिन उसके अंदर काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हुई थी, जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को हेल्प किया जिन्होंने लैंग्वेज के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पे तो पहले भी वैसे भी कमांड थी, लेकिन मुझे एक तरीका पता चला कि हमें
क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं और हमें क्या चीजें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में मेरे दोस्त के जो मुझे को नोट्स मिल गए थे वो मैंने रेफर किए थे। एंड रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की बुक खरीदी थी। अरिहंत की बुक मेरे को लगता है ऑल टाइम फेवरेट है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने बच्चों को भी बहुत ज्यादा रिकमेंड करी है अरिहंत की बुक, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी तैयारी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। मतलब रीजनिंग में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बुक ले लें वो बुक ले लें, नहीं, एक सिंपल सा अरिहंत की बुक ले लो, इजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो ऑथेंटिक क्वेश्चन भी सॉल्व करने का मौका मिलता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने क्या किया था, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा मेन कंसर्न था कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी अच्छा स्कोर करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं क्या करता था, संडे मार्केट के अंदर जाया करता था। संडे मार्केट में मुझे जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी बेस्ट बुक मिलती थी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो कोर्स के अंदर लगती हैं, ठीक है, वो बुक्स क्या होती हैं कि वहां पर 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए में मिल जाती हैं। तो वहां से जाकर के मैं लेके आता था। एक प्रोफेसर भाटिया की बुक थी, कई सारे बच्चों ने सुनी भी होगी। उसने टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी अच्छा स्कोर कराने में मेरी मदद करी, और जिन बच्चों ने वो बुक पढ़ी होगी तो उनको ये पता भी होगा कि काफी अच्छा कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ था। इसके अलावा मैंने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं खुद लिटरेचर का स्टूडेंट था। तो मैं क्या करता था, लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें मेरे सामने मुझे दिखाई देती थी, जैसे फॉर एग्जांपल एम.एच. अब्राहम में खरीद लेता था। ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब बाहर के जितने भी ऑथर थे, मतलब जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमारी इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी यूज की जाती हैं। इवन यूजीसी नेट को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उनमें भी वो हेल्प करती हैं। तो मैंने वो सारी चीजें इकट्ठी करके, मतलब कोचिंग तो कहीं नहीं ली मैंने, लेकिन वो सारी चीजें इकट्ठे करके मैंने अपने खुद के प्रॉपर एक नोट्स बनाए, और उन नोट्स के जरिए मैंने ये जाना कि एक्चुअली में हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन जब मुझे जैसे ही पता चला कि भाई ये सारी चीजें पढ़ने से ही एग्जाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कंटेंट आप सारा इकट्ठा करो, लेकिन अब एक खुद का कंटेंट डेवलप करो अपने सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। ये मेरी आप लोगों को सजेशन होगी, क्योंकि मैंने ऐसा किया और मुझे बहुत फायदा हुआ था, और मैंने हर एक बच्चे को यही बताया, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया उसके बाद, क्योंकि मैं उसके बाद कंटिन्यूसली डीएसएसबी और केवीएस के एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन के अंदर, और ऑनलाइन भी अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो मैं ये चीजें जो मैंने फॉलो करी, या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुए, मैं सबको बताने में कोई परहेज नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए ना तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं टाइम टेबल बता देता हूं कि टाइम टेबल मेरा क्या रहता था। टाइम टेबल को मैंने ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में पढ़ता था। 6 से 8 का मतलब 2 घंटे में पढ़ाई करता था, और उस टाइम पर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स और जो भी लर्निंग वाला कंटेंट होता था वो लर्निंग वाला कंटेंट ही करा करता था। और करंट अफेयर्स के लिए मैं पढ़ता था प्रतियोगिता दर्पण आती है एक, ठीक है, आप लोगों ने सुनी होगी, कंपटीशन सक्सेस के नाम से भी उसको बोला जाता है। एक प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आती है मंथली, उसके वो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट भी वही करते थे। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सारा करंट अफेयर्स उसमें कवर हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है और डिटेल में कवर हो जाता है। ठीक है। मैं वो बुक पढ़ता था डेली, मेरा यही एक शेड्यूल रहा करता था। फिर उसके बाद आफ्टरनून के अंदर 12 से 2 के बीच में मैं प्रैक्टिस किया करता था अपने जनरल सेक्शन की, जैसे लैंग्वेज की, रीजनिंग की, इन सभी के ना प्रैक्टिस सेट लगाया करता था मैं। प्रैक्टिस सेट में हर संडे को जाकर के किसी ना किसी बुक स्टोर पे, जैसे जेएनयू कैंपस जाकर के या जीटीबी नगर जाकर के, मैं अच्छे से अच्छा जो भी मुझे लगता था कोई प्रैक्टिस सेट अलग अलग लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जैसे हिंदी के लिए अलग प्रैक्टिस सेट ले लिया, इंग्लिश के लिए अलग प्रैक्टिस सेट ले लिया, या कंबाइंड कोई ऐसा ले लिया जिसमें हमारे जो भी जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं वो कवर हो जाएं, चाहे किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो। वो ला करके ना मैं रोज सॉल्व किया करता था। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उनको सॉल्व करने से मेरी जो कमांड है ना वो ज्यादा बेटर होती जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इवनिंग के टाइम पर 5 से 7 बजे के बीच में, ठीक है, सब्जेक्ट के पेपर सेट लगाता था। मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करता था और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाता था, और काफी अच्छा धीरे धीरे करके मैंने ये फील किया कि उससे मेरा काफी अच्छा स्कोर होता चला गया। क्योंकि मैं एक चीज फील करता हूं, आप प्रिपरेशन करते हो ना तो वो 20% ही हेल्प करती है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो 80% हेल्प करती है आपके एग्जाम को स्कोर करने में। क्योंकि सबसे पहली चीज एक कॉन्फिडेंस फील करते हो आप अगर आपके नंबर बढ़ते हैं। दूसरी चीज आपको पता चलता है कि आप क्या गलत कर रहे हो और कौन सी चीजें सही हैं आपकी, जिन पर फोकस ना करके आपको वो चीजें फोकस करनी चाहिए जहां वीक एरियाज हैं आपके। ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी स्पीड
सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाओ स्पीड सबसे मैटर करती है, ठीक है, कि समय पर आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सको, क्योंकि यही मतलब मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन के एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें तेज नहीं दौड़ना, उसमें सबसे तेज दौड़ना होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। फिर फाइनली रात को 2 घंटे के लिए, मतलब मैं 10 से 12 के बीच में अपना सब्जेक्ट पढ़ता था। मतलब मैं सब्जेक्ट को रात में इसलिए पढ़ता था, ठीक है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में मॉर्निंग में भी पढ़ता था वैसे अपना, ठीक है, रात में सब्जेक्ट इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रात में एकदम शांत माहौल होता है और हमारे सब्जेक्ट पे ना हमें डीप स्टडी की जरूरत होती है, मतलब डीप थॉट की जरूरत होती है, जो हमारे माइंड में एकदम स्टोर हो जाए। आसपास का एनवायरनमेंट भी शांत हो जाता है ना, कूल एंड काम हो जाता है, आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं पूरे दिन की उस चीजों को निकाल करके, आपके दिमाग में जो टेंशन है, जो काम चलते रहते हैं उनको निकाल करके फिर मजा आता है फिर आपको ना सब्जेक्ट पढ़ने में। और आई होप बाकी बच्चे भी ऐसे ही फॉलो करते होंगे और उनको मजा भी आता होगा। तो कुल मिलाकर के 8 घंटे में स्टडी करता था, और 8 घंटे में स्टडी इसलिए करता था क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री हूँ, ठीक है। अगर कोई पूरे दिन फ्री ना हो तो वो 4 घंटे भी स्टडी करे ना तो भी इनफ है, ये मैंने फील किया है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा समय है तो जितना ज्यादा दे सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि एक बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद चाहे बेशक से आप किसी चीज को समय दो चाहे ना दो। अलग अलग बुक्स पढ़ने के अलावा ना मैं अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का एक मेरे पास और एक साधन था। जो दूरदर्शन के जो चैनल होते हैं ना, उसमें एक एजुकेशनल चैनल भी इंट्रोड्यूस किया था सरकार ने, ठीक है। उस एजुकेशनल चैनल पर है ना क्या अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाया करते थे। जैसे लिटरेचर के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो फेमस प्रोफेसर होते हैं वो उस दूरदर्शन के एजुकेशनल चैनल पर है ना पढ़ाया करते थे, टॉपिक पढ़ाया करते थे। कभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा दिया, कभी अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा रहे थे, कभी कैरिबियन लिटरेचर पढ़ा रहे थे, कभी कॉमनवेल्थ लिटरेचर पढ़ा रहे थे, ऐसे करके ना अलग अलग। और सिर्फ ये लिटरेचर की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाया करते थे, जिसमें बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो उसने भी बहुत अच्छा हेल्प किया, मतलब जिस तरीके से पढ़ाते थे वो मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कभी ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं, और या मैं जो चीज़ें सीख रहा हूं वो मेरे को कितना, मतलब मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, जो वो चीज़ें सिखा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है ना। तो वो मेरे को लगता है कि सब्जेक्ट में मेरी और ज़्यादा कमांड उसने की। और कुल मिलाकर के मैं आपको कहूं तो मैं ना हर सब्जेक्ट की, जैसे जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल सब्जेक्ट्स की मैं ना हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक ही रेफर करता था। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी कोई भी एक बुक ना लें जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों, आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लें, ये मेरी आपको सजेशन है, ठीक है। टाइम टेबल जितना आप निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है, और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है फिर तो कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और, कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई 2 एग्जाम से एक साथ प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मैंने दोनों एग्जाम प्रिपेयर किए हैं, DSSB और KVSB, ठीक है, और दोनों के अंदर सक्सेस हासिल की है मैंने। KVS में पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने KVS को ज्वाइन ना करके मैंने DSSB को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे दिल्ली में ही जॉब करना और दिल्ली में ही रहने का थोड़ा सा डिसीजन मैंने बना लिया था, जिस वजह से मैंने रानीखेत में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसको मैंने ज्वाइन नहीं करा। लेकिन मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन, मेरा सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैंने सोचा कि हाँ भाई मुझे KVS ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया ट्रैवल करने का बड़ा मन था। और यकीनन मैंने बेशक से KVS की जॉब नहीं करी, लेकिन मैंने इंडिया ट्रैवल जरूर किया उसके बाद। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप अपने सपने के लिए सोचते हैं ना, तो फिर आप बेशक से किसी तरीके से ना पहुंचे, लेकिन आप अपने तरीके से तो पहुंच ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको, चाहे आप DSSB ज्वाइन करें चाहे KVS ज्वाइन करें, दोनों ही जॉब आपके लिए बेस्ट है, और दोनों ही जॉब को मैंने पास से एक्सपीरियंस किया है, उनकी ज्वाइनिंग तक एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो, आप जानना चाहते हो कि सर ये चीज़ बताइए, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो खुद एक्सपीरियंस की हर एक चीज़, तो अगर आप पूछेंगे तो मुझे बताना, मैं ज़रूर एक ना एक वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इंटरव्यू की मैं बता देता हूँ आपको। जब मेरा रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू मेरा मुंबई में हुआ था। तो इंटरव्यू के अंदर मेरे से जो उन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे, तो मेरे को बड़ा सा नर्वसनेस सी फील हुई, काफ़ी एंजाइटी सी फील करी, बिकॉज मैं उस टाइम पर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हुआ करता था। और हमारे में से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बहुत इंट्रोवर्ट हुआ होंगे शायद। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर आपको ना उस अपनी जो वीकनेस है उससे लड़ना पड़ता है। और आज अगर मेरे को कोई भी मिलेगा तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं कोई इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि इंटरव्यू में फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ।
देखो मेरा जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे वहां पर मैं थोड़ा सा बिल्कुल एंजाइटी के साथ या मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर गया, लेकिन जब उन्होंने डेमो टीचिंग का मौका दिया मुझे, उन्होंने कहा कि चलिए आप पढ़ाइए, ग्रामर का टॉपिक पढ़ाइए, आप बताइए लिटरेचर कैसे पढ़ाएंगे। जब मैं टॉपिक पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया तो मैंने जो वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पर दिखाया उन लोगों को, मुझे लगता है कि वो डेमो टीचिंग ने ही मेरा सिलेक्शन कराया। अदरवाइज उससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सब नेगेटिव में ही जा रहे थे, और वो सारी चीजें मुझे ऐसा फील करा दी थी कि नहीं यार सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप में भी सोचने लग जाते हैं कि आप सही जा रहे हो या नहीं सही जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब फाइनली मैंने अपना लिस्ट में नाम देखा और अपॉइंटमेंट लेटर मेरा आया, और जब मुझे पता चला कि मेरा फाइनली केवीएस में सिलेक्शन होगा, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि यस, मैंने जो वो जर्नी स्टार्ट की थी उस जर्नी को कंप्लीट किया, ठीक है। और आप लोग भी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। 2025 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही है, क्योंकि 2022 के बाद केवीएस ने वैकेंसी नहीं निकाली है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकूं जो आपके केवीएस के एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करें, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जो भी मैंने चीजें बताई हैं इनसे अगर आपको कोई हेल्प हो सके तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।